युवक का नाम केशव था और युवती का नाम प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। संध्या का समय है। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता। केशव ने झुंझलाकर कहा, इसका अर्थ है तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है। मैं तो समझता था कि ये ढकोसले मूर्खों के लिए है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियां भी उनकी पूजा करती है। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने को तैयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। केशव एक क्षण के बाद उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। माता से इस विषय में कुछ कहे तो कैसे, लज्जा मुंह बंद कर देती थी। अगर केशव ने कुछ उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा? लेकिन मेरा बस ही क्या है। इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वह यह थी कि वो केशव के सिवा और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद न आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत घर का कामकाज किया कर, लेकिन तुझे तो किताबों से फुर्सत ही नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। बेटी माँ बाप की गोद में पलकर जो ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता, कहीं लड़कियों का आदर ही नहीं होता, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। न जाने ये जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माताजी कुछ भांप न जाए। माता ने विस्मय से पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने आप ही आप उस प्रश्न का जवाब भी दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है। प्रेमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय न समझ जाए। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं, मानो कोई दैवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की भी थी। प्रेमा मन में सोच रही थी कि माना ये देह माता पिता की है, मगर आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा। उसने सोचा, वह अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। इस कल्पना से कि न जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। वह अभी नाश्ता करके कुछ पढ़ने ही जा रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा। उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और मखमली चौखटों में जड़ी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, ये लड़का ICS के इम्तिहान में प्रथम आया है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांध दी थी कि माता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन प्रेमा भांप गई थी। उसने बिना तस्वीर देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो इसका नाम नहीं सुना।
प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि अपने गरीब, निर्धन, दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें। ये जवाब सुनकर पिता तीखे स्वर में बोले, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं। प्रेमा ने ढिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो वे स्वीकार ना करेंगे। पिता ने उपहास के ढंग से कहा, मैं तो देखता हूँ छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूंगा। प्रेमा के पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई मार्ग न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे, वह अपने कमरे में गई और केशव का एक चित्र लाकर पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली दृष्टि में ही उसने उन्हें आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था और दुर्बल होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा, ये किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, ये मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं। अपनी ही बिरादरी का है? वह इस पैने प्रश्न के सामने कातर हो उठी, दबी हुई आवाज में बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। और यह कहने के साथ ही शुद्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो उसका इस कमरे की हवा में दम घुट रहा हो, और दीवार की आड़ में होकर रोने लगी। लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दे कि यह असंभव है। वे उसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। अपनी ही जाति के सुयोग्य वर के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर की कल्पना भी उनके लिए असहनीय थी। उन्होंने कठोर स्वर से कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना सिखाती है तो कुशिक्षा है। 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहां तक मुझे मालूम है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस शोक में घुल घुल कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाय है? उनकी पत्नी ने निश्चिंत भाव से कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? न जाने कहाँ से एक कुलक्षणी मेरी कोख में आ गई। लाला जी ने भवें सिकोड़ कर कहा, कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोएं? चिड़िया का पर खोलकर ये आशा करना कि वो तुम्हारे ही आंगन में फुदकती रहेगी, भ्रम है ना? मैंने इस पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस आप धर्म को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसती हो तो हंसे, मगर वह जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। वृद्धा ने शुद्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो जी? लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं इस विवाह के नजदीक न जाऊंगी, न कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी। समझ लूंगी जैसे सब लड़के मर गए वैसे यह भी मर गई। लाला जी ने पत्नी को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर कहा, और अगर वह कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज से यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। यह प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तक पर गिरा। एक क्षण तक वह अवाक बैठी रही, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हो। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा होना संभव भी तो है। तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम ही इसका प्रबंध करें। जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों ना कटे? कल केशव को बुलाकर देखते हैं क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे, मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण, कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी के मनोभावों का सम्मान न कर सकते थे। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उसके पास पहुंचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आप में न रह सके। धुंधली आंखें फाड़ कर बोले, आप भंग तो नहीं खा गए हैं? इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं है। मालूम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस विषय में मेरे भी वही विचार हैं जो आपके हैं,
पर बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। मुझे भय है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर ना खेल जाए। बूढ़े पंडित जी जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे। आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हों, इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए कि बड़ियों की लड़की से विवाह करते फिरे। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां ना रहेगी उस दिन यह समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूं, आपको मुझसे यह बात करने का साहस भी कैसे हुआ? बूढ़े बाबूजी जितना दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे। जब बाबूजी अपना अपमान ज्यादा न सह सके तो अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है। यह खबर कहां तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा। आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो। मैं पूछता हूं, यह बात ठीक है या नहीं? अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबोने का निश्चय कर ही लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था, लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वह साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क तो कर सकता था, लेकिन इसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी। अगर पिता ने घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगा, ये विचार उसे खाया जा रहा था। केशव ने दबी जबान से कहा, जिसने आपसे यह कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होऊंगा। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम एक पत्र लिखा। प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना नहीं जानता। तुम्हारी प्रेमा। संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब न आया। उसकी माता बार बार पूछती थी, केशव आए नहीं? बूढ़े लाला भी द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए पर न केशव ही आए न उनका पत्र। प्रेमा के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा या आ जाने की फुर्सत ना मिली होगी। कल अवश्य आ जाएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सबको उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था, कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए भी निराशा के लिए कहाँ स्थान था, मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया हो। लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूं। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्सह है। मुझे कायर न समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और उस खत को फाड़कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर लिया था वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसको रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वह कोई सुनहरा स्वप्न देख रही थी, पर आंख खुलने पर वह सब कुछ अदृश्य हो गया। जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा? माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। इसके सिवा वह और क्या कहे? केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें न था। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही।
रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। मगर सवेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थी। ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।